नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर एट लास्ट अटैक कर ही दिया है। अक्टूबर में इजराइल ने बहुत सारे अटैक्स किए थे, आपको पता है। ईरान की कई सारी साइट्स पर बताया गया कि बहुत स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर अटैक किए गए हैं। खबर आई कि ईरान ने मोस्ट ऑफ दी जो अटैक है इजराइल का उसको इंटरसेप्ट कर लिया, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत हल्ला हुआ इस चीज़ का। लेकिन अगर आप अब धीरे धीरे जो खबरें सामने आ रही हैं उससे ईरान का कितना लॉस हुआ है, वो लॉस जो है वो धीरे धीरे समझ में आने लग गया है। तो अब खबर ये आ रही है कि ईरान की एक न्यूक्लियर साइट है जो कि पार्चीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर मौजूद थी। वो न्यूक्लियर साइट को पूरी तरीके से इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब देखो ईरान के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारी न्यूक्लियर साइट्स ऐसी हैं ईरान के पास जिसको वो पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं कर सकते। कुछ ही पब्लिकली एक्नॉलेज न्यूक्लियर साइट्स हैं, जैसे नतांस का नाम आपने सुना होगा, फोर्डो की एक साइट है जो आपने सुना होगा। बाकी जाकर के आप उनकी गवर्नमेंट की जो लिस्ट चेक करोगे वेबसाइट पर, वहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर साइट्स जो पुरानी उनकी हैं, जैसे बुशहर की न्यूक्लियर साइट है उसको उन्होंने क्लोज लिखा हुआ है वहाँ पर। फिर अराक में एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, उसको उन्होंने बोला कि इसको क्लोज कर दिया गया है और सीमेंट से उसको पूरा फिल कर दिया गया है। उसके अलावा भी कई सारी साइट्स है। इस तरीके से उन्होंने इन साइट्स को क्लोज्ड बता दिया है बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, एनपीटी का प्रेशर, फिर यूएस का प्रेशर 2003 में, फिर 2013 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था 6.3 मैग्नीट्यूड का। बुशहर की जो साइट थी वहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई थी। अगर आप हिस्ट्री थोड़ा सा देखोगे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो व्हेन दे स्टार्टेड बिल्डिंग द न्यूक्लियर वेपन दे वर टेकिंग हेल्प फ्रॉम द जर्मन्स, और जर्मन हेल्प से वहाँ पर एक प्रोग्राम शुरू गया था बुशहर में। और फिर बाद में जर्मनी की क्या स्थिति हुई वो तो देखा ही आपने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसके बाद जो है वो जो हेल्प है वो रशिया से लेने लगे। अब क्या हुआ कि रशियन असिस्टेंस और जो जर्मन असिस्टेंस था, दोनों का डिज़ाइन जब मिक्स हुआ तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए वहाँ पर, और उस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से एक बहुत बड़ा 2013 में अर्थक्वेक आया था। और कहा जाता है कि वो उसी न्यूक्लियर एक्टिविटी की वजह से वो अर्थक्वेक आया था जो कि 6.3 मैग्नीट्यूड का था। उसके बाद IAEA ने प्रेशर डाला और ईरान ने कहा कि हमने ये न्यूक्लियर साइट बंद कर दी है। अब ऐसे ही बहुत सारी न्यूक्लियर साइट्स को आज भी अपनी वेबसाइट पर क्लोज लिखते हैं या क्लोज लिखते हैं और नॉट ऑपरेशनल एज ऑफ IAEA, ऐसी चीज़ वो लिखते हैं। लेकिन सबको और एनालिस्ट सब ये कहते हैं कि ईरान जितनी भी अपनी न्यूक्लियर साइट्स को क्लोज लिखता है, और जाहिर सी बात है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई क्लोज वोज नहीं है न्यूक्लियर साइट्स उनकी। सारी न्यूक्लियर साइट्स में कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो होती रहती हैं, और ऊपर से इसीलिए बहुत ज़्यादा नज़र भी रखी जाती है ईरान के ऊपर। और जितना भी आप देखोगे कि लगभग उनके ऊपर, सारी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर इंटेलिजेंस जो है वो इजराइल के पास पहुंचती रहती है। अब उसी इंटेलिजेंस के बेसिस पर इजराइल ने अक्टूबर में अटैक किया था, और आपको पता होगा कि इजराइल के इस अटैक के बाद से जो बाइडेन का एक स्टेटमेंट आया था। जो बाइडेन ने कहा था इजराइल को कि एकदम फाइनल वार्निंग है इजराइल के लिए ये, कि वो किसी भी न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक ना करे ईरान की। अब इसका आप मतलब समझोगे कि जो बाइडेन ने ऐसा क्यों बोला और इजराइल ने ऐसा क्यों किया। देखो इजराइल ये क्लेम कर रहा है आज की डेट में कि हमने जी ईरान की जो एक पार्चीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, वो कहने के लिए तो ये मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, बट एक्चुअल में यहाँ पर बहुत सारी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हो रही थी। इसकी पूरी इंटेलिजेंस इजराइल के पास थी। इजराइल ने वहाँ पर एयर स्ट्राइक किया है, और अब इजराइल का कहना है कि हमने जब इसको सर्च किया एयर स्ट्राइक करने के बाद, तो अब हमें दिखा है जो हमारे इंटेलिजेंस से पता चला है कि अब ये पूरी तरीके से साइट डीएक्टिव हो चुकी है और इसमें कुछ भी नहीं बचा है। पूरी तरीके से हमने इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वहाँ पर चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया है। इवन इजराइल तो क्लेम्स ये भी कर रहा है कि इस पूरी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, इसका नाम था तालेगान 2, ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम था ईरान के लिए, उसको हमने ख़त्म कर दिया। अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे जहाँ पर ये अटैक किया गया, तो तेहरान से कुछ 20 मील की दूरी पर आपको ये पार्चीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा होगा। ये एक तो ये खोजीर मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जस्ट खोजीर मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के थोड़ा आगे यहाँ पर आपको ये पार्चीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। यहीं पार्चीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर में ये तालेगान 2 नाम से एक मिलिट्री प्रोग्राम चल रहा था। अब इनका कहना है कि ये ख़त्म इसलिए हो गया है तालेगान 2 प्रोग्राम बिकॉज वहाँ पर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स होता है जो यूरेनियम को होल्ड करता है। अगर मैं आपको उसका डायग्राम दिखाऊं तो ये वॉरहेड का डायग्राम है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये यूरेनियम यहाँ पर है, और इस यूरेनियम को एक ऐसा मटेरियल जो है ये होल्ड कर रहा है पूरी तरीके से, और ये एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है जो कि प्लास्टिक फोम होता है, प्लास्टिक फोम जैसा मटेरियल होता है, और इसमें एक्सप्लोसिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं। इस मटेरियल को, ये वाइट कलर का होता है, कहा जा रहा है कि इसी मटेरियल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है
ये बहुत बड़ी मात्रा में इसी साइट पर जो स्टॉक था उसको इजराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद उन्होंने फुटेज भी ली है उसकी कि एक्चुअल में वो साइट्स अब कैसी दिख रही हैं, पहले कैसी दिख रही थी। तो अगर आप देखोगे तो वो जो फुटेज है इसमें जो ऊपर से पूरी फुटेज ली गई है प्लेन से, उसमें दिखाई देगा कि पूरा वो एकदम चपटा हो गया, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अब उनका कहना है कि हमने उस पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को एकदम जड़ से उखाड़ दिया, उसमें ख़त्म कर दिया है, क्योंकि हमारे पास ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी कि वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कंप्यूटर मॉडलिंग, एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट और मेटलर्जी से रिलेटेड वहाँ पर चल रही हैं एक्टिविटीज़। तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने वो अटैक किया था। और अब फाइनल इंटेलिजेंस है हमारे पास कि वो अटैक हमारा सक्सेसफुल रहा और ईरान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट जिसका नाम है पार्चीन न्यूक्लियर साइट, वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब आते हैं उस सवाल पर कि जब जो बाइडेन ने उनको मना किया था, मतलब कि बेंजामिन नेतन्याहू को जो बाइडेन ने बोला था कि आप किसी भी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक नहीं कर सकते बिकॉज इट विल इनवाइट अ ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। तो फिर इजराइल ने क्यों कर दिया ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक? अब देखो, ईरान की एक प्रॉब्लम है। ईरान की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत सारी न्यूक्लियर साइट्स को पब्लिकली एक्नॉलेज करते नहीं हैं। वो वहाँ पर मानते ही नहीं है इस चीज़ को कि वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। बहुत सारी उनकी साइट्स हैं जिसको IAEA ने खुद ही बंद करवा दिया था, जिसमें से एक बुशहर की जो पूरी साइट थी वो अर्थक्वेक के बाद, फिर अराक जो था जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया था उसको बंद करवा दिया। इसी तरीके से बहुत सारी साइट्स को उन्होंने खुद बंद करवा दिया था, लेकिन वहाँ पर आज भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ चलती हैं, ऐसा एनालिस्ट का कहना है। लेकिन ईरान की मजबूरी ऐसी कि वो उस चीज़ को पब्लिकली एक्नॉलेज कर नहीं सकता। बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे मानते हैं कि भाई, लोग कहते हैं ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास आज की डेट में ना हो। एक इतनी बड़ी कंट्री जिसके पास इतना बड़ा बेस है, जिसकी इतनी बड़ी मिलिट्री है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, ऐसा मानने को बिल्कुल भी बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो तैयार नहीं होते। और ये सच भी है, उनका तर्क भी सही है ये चीज़ के लिए। तो उनका कहना यह है कि अब पार्चीन पर जब अटैक किया इसराइल ने, तो इसराइल ने एक बहुत अच्छा अपने पास मौका देखा कि देखो, ईरान पब्लिकली आकर इस चीज़ को तो कह नहीं सकता कि इन्होंने हमारी न्यूक्लियर साइट पर अटैक करके इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, हम इसका बदला लेंगे। और अब वो अंदर ही अंदर वो इतना खोखला हो चुका है कि वो वैसे भी बदला नहीं ले सकता। तो अब ईरान के लिए, मतलब ये अपनी ही जो हथियार जो ईरान ने बना रखा था वो उसके ऊपर ही बैकफायर कर चुका है। और इजराइल हर जगह पर एक विन विन सिचुएशन में है। एक तो अटैक किया और उसके बाद न्यूक्लियर साइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और ईरान पब्लिकली जो है कंडेम भी नहीं कर सकता इजराइल को। इस सिचुएशन में है ईरान। और अब जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तब से तो ईरान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं कह रहा हूँ 100 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और ये बेंजामिन नेतन्याहू के आने वाले कुछ टाइम में आप अटैक जो है वो और ज़्यादा देख सकते हो। और हो सकता है कि जितनी भी अपने आप को न्यूक्लियर साइट्स का मैंने यहाँ पर नाम बताया, इस्फहान की भी एक न्यूक्लियर साइट है, उसको भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, टारगेट पे रखा जाता है। तो नातांज और इस्फहान ये दोनों तो पब्लिकली एक्नॉलेज्ड हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने का नाम आपको अराक का बताया, बुशहर का बताया, पार्चीन का बताया, ये सब पब्लिकली एक्नॉलेज साइट्स नहीं हैं। ईरान का मानना है कि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर एक्टिविटी या न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चल रहा है। तो लेट्स सी बाकी न्यूक्लियर साइट्स का क्या होता है। पब्लिकली एक्नॉलेज वाली पे तो भले अटैक नहीं होगा, लेकिन बाकी न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसके बारे में भी इंटेलिजेंस जो है वो इजराइल के पास 100% होगी अगर पार्चीन के बारे में थी। तो ये चीज़ दो चीज़ें दिखाती है। एक तो ईरान की जो इनकेपेबिलिटी है अटैक्स को जज कर पाने की, उनकी इंटेलिजेंस की, और दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखाता है कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस है वो कितनी स्ट्रांग है और कितनी स्पेसिफिक है कि कौन सा मटेरियल वहाँ पर मौजूद है। ये भी उनको पता है कि यहाँ पर मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बहुत बड़ा साइकिल होता है, कभी उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में। तो उस साइकिल का कौन सा पोर्शन कौन से साइट पर चल रहा है ये तक पूरा इजराइल को पता है। इससे उनकी जो इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ है उसके बारे में पता चलता है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी ने अभी रिसेंटली UPSC CSE की सब्सक्रिप्शन फीस में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। जिस UPSC CSE की प्रिपरेशन में आपके 1-1.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस प्राइस को सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। प्लस इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, प्लस आपके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी इसमें लगाए जाएंगे। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करना और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप कैप्स में APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हो इस पूरे अमाउंट को एक साथ नहीं देना चाहते हो, तो आप हमारे पास EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप 6 मंथ्स, 8 मंथ्स या 12 मंथ्स, 24 मंथ्स तक की भी EMI आराम से ले सकते हो। वो सारा कुछ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट पर क्लिक करिएगा, वहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस वहाँ पर दिखाई दे देंगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।